हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आपका जो है 21 तारीख को पेपर होना है, वो भी मैथ का। और इस वीडियो में हम जो है पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कक्षा 10 में जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर भी वीडियो को इतना स्किप करते हो, एक भी देखते नहीं हो। जो पीछे वीडियो बनाए हुए हैं 13वें चैप्टर और 14वें चैप्टर के, तो इस वीडियो में ना तो 13वें चैप्टर का कोई क्वेश्चन होगा ना तो 14वें का होगा। और उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर। इसके बाद उम्मीद नहीं करना कि हम कोई भी वीडियो अब जो है अपलोड करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि आपको 21 तारीख को पेपर देने जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना है इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिएगा, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भाइयों, हम पहला चैप्टर स्किप कर दिए हैं क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से हमने करा रखा है। आप जो है चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो इसका सेकंड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। एक ही चीज़ को समझाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर रहे हैं। कृपया जिनको आता है वो भी देख लें और जिनको नहीं आता है वो बच्चे भी इस कॉन्सेप्ट को देख लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल आपका पक्का बनना है, ठीक है। 100% है कि इस कॉन्सेप्ट से जो है एक सवाल आपका पक्का पूछा जाना है। तो देखिएगा, हम आपको 3 रेखाएं बताए थे, एक प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाएं। तो अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 के हैं तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो हल होते हैं वो हल होता है एक। अगर क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं एक ही बिंदु पर टच करती हैं तो हल एक होता है। किसी चीज़ का अगर हल होता है तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? हल अगर किसी का होता है तो उसको कहते हैं संगत, ठीक है। इससे श्योर है कि एक क्वेश्चन आपका बनेगा प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर से, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 के हैं तो ऐसी रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। याद रखिएगा, ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। और समांतर रेखाओं के जो हल होते हैं वो हल एक भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे एक रेखा हमने ये खींच दी, इसी के समांतर खींच देंगे तो क्या ये कभी भी टच कर पाएंगी? तो कभी भी टच नहीं करेंगी, तो कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? अब हल नहीं है तो इनको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत, ठीक है भैया। इसके बाद आपको एक चीज़, एक समीकरण और होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं भैया संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखाओं के जो हल होते हैं, अब संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक रेखा एक खींची गई, इसी के ऊपर एक रेखा और खींच देंगे तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं संपाती। संपाती रेखाओं के हल होते हैं अनेक। अगर किसी चीज़ के हल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संगत, ठीक है। तो एक चीज़ आप विशेषतः ध्यान रखिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल होते हैं इसलिए इसे संगत कहते हैं। संपाती रेखाओं के हल जो है अनेक होते हैं इसीलिए इसे संगत कहते हैं। केवल समांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं? जो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं उनके कोई हल नहीं होते हैं, इसीलिए उसको हम असंगत कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं असंगत। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ चुके होंगे। 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, उन्हीं समीकरणों से आपको A1 B1 C1 पहले समीकरण से मिल जाएगा, दूसरे से A2 B2 C2 मिल जाएगा। उन्हीं को आप ये वाला फार्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रखेंगे और चेक करेंगे। अगर बराबर भैया आ रहा है, तीनों बराबर आ जाएंगे तो आपको यही कंडीशन मिलेंगी। अगर ये कंडीशन जो भी होगा, उम्मीद है आप लोग
ये कंडीशन फॉलो करवा लोगे, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आप लोग अपनी बुक से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब चलिएगा अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एक जो है हम बताएंगे आपको कि दो समीकरण अगर दिए हुए हैं, एक्स वाई के आपको मान निकालने हैं, अगर एक्स का मान चाहिए वाई का मान चाहिए, तो आपकी तीन विधियां होती हैं, तीनों विधियों में से आपको वज्र गुणनखंड विधि तैयार कर लेना है। वज्र गुणनखंड विधि पक्का पूछता है, ठीक है। और वो जो दो विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि हो गई, बहुत आसान विधि होती है और वो आती होगी, लगभग सबको आती है, ठीक है। तो उसको हम नहीं बताएंगे। इसके बाद एक विधि और होती है, उस विधि का जो नाम है वो आपकी प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान होती है, उसका एक क्वेश्चन हम ले लेंगे और विलोपन विधि को हम आपको समझाते हैं कैसे करना है। विलोपन विधि याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो चलिएगा विलोपन विधि को हम यहाँ पर, विलोपन विधि के जो सवाल हैं उनको हम इस वीडियो पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन लेंगे। विलोपन विधि का हम कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि विलोपन विधि बहुत आसान होती है और आपको आती भी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है आपका जो है प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि का बता देते हैं। जैसे भाइयों दो समीकरण लिखे हैं, 3/2 एक्स प्लस का 5/2 वाई बराबर 7, और यहाँ से 9x माइनस का 10y बराबर का 14, ठीक है। तो इसको हम आपको प्रतिस्थापन विधि से कैलकुलेट करके सिखाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन सब कोई कर लेता है, लेकिन बटे वाले में थोड़ा सा कुछ लोगों को समस्याएं होती होंगी, तो उसको हमने बटे वाला लिया है, ठीक है। अब चलिएगा समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर हर किसी चीज़ का समान होता है तो अंश वालों को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा 2 बराबर का 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर 7 दूना 14। तो लिखा इस प्रकार था, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को बना के हम लिख देते हैं यहाँ पे। 3x प्लस का 5y बराबर का 14 दिया है, और दूसरा समीकरण मेरे भाई क्या लिखा है, 9x माइनस का 10y बराबर आपका 14 लिखा है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आपको हम समझाते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपको क्या करना होता है, समीकरण इसको 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ दो समीकरण आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से आप किसी का भी मान निकाल लीजिए। पहले स्टेप में क्या करना है, जो समीकरण 1 है उसमें से चाहे x का मान कैलकुलेट करिए चाहे y का मान कैलकुलेट करिए। तो हम यहाँ से x का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखा है तुम्हारा 3x बराबर 14 माइनस का 5y। तो यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 14 माइनस का 5y बटे का आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो भी आप देखो समीकरण 1 से x का मान निकालना है, और जो भी मान आ जाएगा उसी को आपको किसमें, समीकरण 2 और समीकरण 3 में रख दे, मतलब जो है अब इसके बाद 3 आ जाएगा, और 3 को समीकरण ऐसे लिख लेना है आपको, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो x का डायरेक्टली मान आप इस जगह रख दीजिए, तो 9, और x के प्लेस पर आपको क्या रख देना है, तो x के प्लेस पर रख देना है 14 माइनस का 5y बटे का 3 और माइनस का 10y बराबर का 14। तो 3 3 का 9, तो 14 तियाँ 42 माइनस का 5 तियाँ 15y माइनस का 10y बराबर का 14। तो यहाँ पे 15 और 10 25 हो जाएगा, तो 25y बराबर क्या हो जाएगा 14 हो गया इधर, और 42 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 42। तो माइनस का 25y बराबर क्या आ जाएगा 42 में 14 जाएंगे, 14 में 28 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो y से यहाँ से काटोगे तो क्या आ जाएगा 28/25 आ जाएगा। उम्मीद है आप
आपको 2 समीकरण दिए होंगे, इससे समीकरण 3 बना लेना है एक से ही, और 2 और 3 को हल कर लेना है, तो आपको y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पे रख के दे रहे हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो रख दीजिए इसमें। तो x बराबर 14 माइनस का y की जगह रखना है 5 गुणे 28/25 यहाँ पे क्या आया 3। तो x बराबर 14 माइनस का 25, तो यहाँ पर 5 का इधर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 28/5, और यहाँ पे नीचे 3 लिखा है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, और 70 और 28 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 70 और प्लस 28 कितना हो जाएगा। 70 में 28 जोड़ोगे 8, और 7 2 9, यानी 98 आ जाएगा। तो 98 और बट्टे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 इसी में ऐड हो जाएगा, तो 5 3 का हो जाएगा 15। ठीक है, देखिएगा भैया थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमको 70 में 28 जोड़ना नहीं था, घटाना था। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे भैया। यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाना है 6 में 2 गए तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 बचेगा। ठीक है, माफ़ करना, यहाँ पे क्या बचेगा 32 बटे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, सॉरी भैया 42 आएगा, 42। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, इसको 3 से काटिए, 3 पचे 15, 14 ते 42, तो x का मान आ जाएगा 14/5। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम जो है आपको प्रतिस्थापन समझा चुके, जिसको नहीं आता था। तो भाइयों ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, 3.4 लगा लीजिएगा पूरी की पूरी। देखिए भाइयों, अब हम क्या करेंगे कि कोई प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रश्न के माध्यम से आपको विलोपन जो है वज्र गुणनखंड विधि को आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, कोई प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान समझिएगा, 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग क्या दिया हुआ है 66। तो कोई भी संख्या अगर भैया मेरे बनती है, तो वो इकाई और दहाई के अंकों से बनती है। जैसे हम 99 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 99 को हम ऐसे लिखते हैं भैया 90 और प्लस का 9। 90 क्यों लिखा है, क्योंकि इकाई के अंक में तो हमने 1 का मल्टीप्लाई कराया जो इनविजिबल है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। और दहाई वाले में, दहाई में 9 था, तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई कराया 10 का, 9 में 10 का मल्टीप्लाई कराया, तब जाके 90 बना है, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से इकाई और दहाई का जो है मिल के बनता है। तो माना संख्या का इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है, इकाई का x माने हैं और दहाई का क्या मान लिए हैं y। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब ध्यान समझिएगा, तो संख्या बनेगी क्या, तो संख्या बन कितनी जाएगी, ध्यान समझिएगा। जैसे 99 हमने लिया था, तो इकाई वाले में 1 का गुणा कराया था, तो इकाई का अंक x माने तो x में 1 का गुणा करा दो, और दहाई वाले में 10 का गुणा कराए थे, तब जाके 90 मिला था ना। तो प्लस आप करोगे, दहाई वाले में 10 का गुणा कराना हो तो 10y। तो आपकी बेसिक है संख्या कितनी बन गई, तो संख्या बनी है x प्लस का 10y, या 10y प्लस का x, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है भैया मेरे, अब संख्या हमने बना ली, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। समझते जाना। तो यहाँ पर ये तो संख्या बन गई है। अब संख्या के अंकों को उलटने पर,
संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या कौन सी बन गई है? तो नई संख्या बनी हुई है आपकी 10x प्लस का y, 10x प्लस वाई। क्यों 10 को हमने इधर लगा दिया, y को सिंगल कर दिया उलटने पर। अब जो दोनों का योग है वो 66 है। तो प्रश्नानुसार तो दोनों का जो योग है वो कितना दे दिया है? 66 दे दिया है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, x प्लस का 10y और प्लस का 10x प्लस वाई, मतलब संख्या है और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या दे दिया? 66। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11x प्लस का 11y बराबर 66। तो यहाँ से 11 हम कॉमन कर लेते हैं, 11 जैसे ही कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 66। तो यहाँ पे 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 6। जो भी आया उसको जो है समीकरण नंबर फर्स्ट आप कह दीजिए, जो भी आएगा समीकरण नंबर 1 आप कह दीजिएगा। अब जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अब संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 है, 2 टाइप से कह सकते हो। या तो आप संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना दिया है? 2 दिया है। तो आप चाहे x माइनस वाई बराबर 2 लिखिए, चाहे y माइनस एक्स बराबर 2 लिखिए। तो इसमें स्थितियाँ आपकी 2 बनेंगी। तो दूसरी स्थिति को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम x माइनस वाई बराबर क्या कह देते हैं? तो बराबर कह देते हैं, बराबर आपका 2 है, दोनों का अंतर क्या है? 2। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। देखिएगा, इसी से हम आपको वज्रगुणनखंड विधि को समझाएंगे। ठीक है, विलोपन से बहुत आसान होता है, सीधा एक काट दिया जाता है, बहुत आसानी से हल हो जाता है। लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं जो है वज्रगुणनखंड विधि। वज्रगुणनखंड विधि इस बार पेपर में पक्का आएगी भैया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब जो भी आपका समीकरण लिखा है तो पहले इन सभी को एक साइड कर लेना है आपको, बराबर वाली संख्याओं को एक साइड करके बराबर में आपको 0 लिख लेना होता है। तो जो है हम समीकरण बना लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। अगर मेरे भाई a1 की बात करा जाए तो 1 है, b1 की बात करा जाए तो 1 है, c1 की बात करा जाए तो माइनस का क्या है? 6 है। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण होगा, दूसरा समीकरण क्या लिखा है? तो बच्चों दूसरा समीकरण क्या लिखा है? तो x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। तो अर्थात अगर हम a2 की बात करेंगे तो a2 मेरे पास 1 है, b2 की बात करेंगे तो माइनस का 1 है, c2 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। देखिए बाहर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है माहौल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वीडियो ये रिकॉर्ड करने में। अब देखिए, आपको a1 सभी मान लिख लेना है टोटली। अब आपको जो है सूत्र, इसका सूत्र बनाने की बहुत बेसिक ट्रिक है, हम कई बार बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, एक्स वाई लिख के यहाँ पे 1 लिख लिया, ऐसे एक लाइन खींच लेना है। बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे। तो जो x होता है वो गुणांक किसका किसका होता है? तो x जो है a का गुणांक होता है, तो आपको a नहीं लेना होगा, आपको b और c लेना है, बी सी माइनस का बी सी। अब इसके बाद यहाँ पर y का गुणांक क्या होता है? b, तो b नहीं लेना है, अब आपको c और a लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ना होइएगा। देखिए सी ए माइनस सी ए लोगे, फिर इसके बाद ए बी माइनस ए बी लोगे, क्योंकि अचर पद में सी आता है, सी आपको लेना नहीं। तो इस प्रकार आपको मेक कर लेना है, बना लेना है फार्मूला। अब इसमें देखो लिखना है 12 21, 12 21 और 12 21। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया अपॉन b1 की बात करी जाए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। b1 की बात करी जाए तो क्या लिखा है? 1। c2 की बात करी जाए, c2 क्या है? c2 देखिएगा ध्यान से, यही चीज़ें आपको ध्यान से करना होगा। माइनस का 2 है, माइनस का अगर मैं b2 की बात करूँ तो क्या है मेरा? माइनस का 1 है। इंटू c1 की बात करी जाए, c1 की बात करी जाए तो माइनस का 6 है। फिर यहाँ y c1 की बात करी जाए तो माइनस का 6 है, a2 की बात करी जाए तो क्या है? 1 है, c2 की बात करी जाए तो c2 क्या है? c2 दिया हुआ है माइनस का 2, और a1 की बात करा जाए तो क्या है? 1 है। अभी इसी टाइप से यहाँ पे a1 की बात करी जाए तो कितना लिखा है? 1 लिखा है,
B2 की बात करी जाए तो माइनस का 1 लिखा है, A2 की बात करी जाए तो A2 क्या लिखा है 1 और B1 क्या लिखा है तो 1 लिखा है। ठीक है, उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। तो यक्स अपॉन क्या करना है 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2। फिर माइनस का 6 करने 6 प्लस का हो जाएगा, भाई प्लस का हो जाएगा यहाँ माइनस ही रहेगा। फिर वाई अपॉन क्या हो जाएगा तो -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 करने 2 हो जाएगा। फिर 1 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पर भी -1। तो यहाँ से x अपॉन -8, x अपॉन -8, y अपॉन -4 और यहाँ पर 1 बट्टा -2। अब आपको सिंपल है, एक बार इसको इसके बराबर करोगे x पाओगे, इसको इसके बराबर करोगे तो y मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो x बट्टे -8 बराबर क्या आ जाएगा 1 बट्टे -2। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8, यानी x बराबर क्या आया आपका 4। x बराबर क्या आया 4। इसी टाइप से अगर हम इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी y - 4 बराबर 1 बट्टा -2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी के 4, तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उम्मीद है इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको बहुत ही आसानी से हम समझा पाए होंगे। अब आपको जो संख्या दी हुई थी, क्या दी हुई थी संख्या, तो संख्या क्या दी हुई थी, संख्या आपको दी हुई थी, ध्यान समझिएगा। संख्या दी हुई थी x + 10y, यहाँ रख दीजिए x प्लस का 10y, x की जगह पे रखना है 4 और प्लस का 10, y की जगह पे 2, तो 10 दूनी 20, ध्यान समझिएगा। y की जगह पे 2 रख दिए, 10 दूनी 20, 20 4 24, तो संख्या आपकी 24 आ जाएगी। अब देखिएगा एक चीज़ आप खुद से करोगे, हमने देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भैया क्वेश्चन दिया है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। तो x - y करोगे तो 2 आएगा, या y - x करोगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक समीकरण जो है यहाँ पर y - x बराबर 2 लेकर सवाल को सॉल्व करना है और हमें जो है आंसर बताना है, इसको और इसको लेके सॉल्व करना है। तो आपको जैसे यहाँ पे 24 मिला है उसी टाइप से यहाँ पर क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है एक पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, भिन्न वाला, बहुत सिंपल होता है। भिन्न का जो अंश है x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है वैसा वैसा आपको करते जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन जितने भी बताए जाएंगे वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको सदैव डाउट रहता है या अभी तक आप डाउट में रहे हो, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन इसी वीडियो पे डिस्कस करते हैं बच्चों। अब जो है आपको इस टाइप के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइप के सवाल। 6 नंबर में बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें x नीचे होता है, y नीचे होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भैया आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहे 19 में पूछे गए हों, 20 में पूछे गए हों, 22 में पूछे गए हों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे भैया इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे। प्रश्न कैसे होते हैं, धारा की चाल, अनुदिश चाल और फिर धारा की दिशा में चाल, तो उस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो उसमें ये समीकरण बना करते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को इसमें बताएंगे तो इस टाइप का हमें जो है क्वेश्चन मिल जाएगा और हम उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे भैया। तो चलिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसको हम समझाते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। 1 9 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो जो स्थिर जल में चाल होती है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल
चाल जो है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, व धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक तरीके से लिख लेना होगा भाइयों। अब इसके बाद जो है हम अगर देखिएगा ध्यान समझना, तो यहाँ पर धारा के अनुकूल 44 है, प्रतिकूल 30 है। तो अगर हम अनुकूल चाल निकालते हैं तो हमको क्या लिखना होगा, देखो, तो हम अगर अनुकूल चाल निकालेंगे तो जोड़ देंगे और प्रतिकूल निकालेंगे तो घटा देंगे। ठीक है, अब जो टोटल टाइम है अनुकूल जाने का और प्रतिकूल जाने का, वो टोटल समय है 10 घंटे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अनुकूल चाल निकाल लेंगे, अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल निकालोगे तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है, धारा के अनुकूल जा रहे हो ना, तो इन दोनों को जोड़ देना है, x और किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना है। अब देखिएगा गौर से, आप समझते जाओ, यहाँ से ध्यान से समझना। तो उसने कहा है कि प्रतिकूल अनुकूल जो है 44 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर जाती है, तो 44 किलोमीटर आपकी जाती है। तो समय वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टे चाल। चाल की जगह मैं अनुकूल चाल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, अनुकूल चाल। क्यों भैया, क्योंकि अनुकूल हम जा रहे हैं तो समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, तो दूरी जो है जाता है कितना, 44 किलोमीटर अनुकूल जाता है। तो अनुकूल जो दूरी है वो कितनी है, 44 है, और बटे यहाँ पे x प्लस वाई। इसके बाद ये तो स्थिति नंबर यहाँ से फर्स्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डालिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, ना डालना तो भी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है कि अगर यहाँ से अगर प्रतिकूल का समय निकालोगे तो समय बराबर यहाँ पर सेकंड कंडीशन बनेगी। इसको चाहे तो लिख लेना स्थिति नंबर, इसको लिख लेना मेरे भाई स्थिति फर्स्ट, और इसको जो है लिख लेना स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड लिख लेना। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी जाता है, देखो दूरी जाता है 30 किलोमीटर। कितना जाता है, 30। तो यहाँ पे 30 लिखोगे, प्रतिकूल में x माइनस क्या लिख दोगे, y। अब उम्मीद है ये जो कुल समय आपको दिया हुआ है, एक बार पूरा सवाल समझो। 10 घंटे जो है कुल समय है, 30 किलोमीटर जो है प्रतिकूल जाता है, अनुकूल 44 जाता है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और वह एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कितना है, टोटल समय 10 घंटे दिया था ना, तो यहाँ पे लिख लोगे 44 बटे x प्लस वाई, और फिर टोटल समय लिखा है आपका कितना, 10 घंटे, तो x माइनस का y बराबर क्या लिख लिया, 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। एक बार सवाल हम समझा देते हैं। 10 घंटे में प्रतिकूल जाता है, अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो है आपका शर्त, ये प्रथम शर्त थी। ठीक है, ये जो है प्रथम शर्त थी, प्रथम शर्त। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जो है द्वितीय शर्त स्टार्ट है। तो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, तो द्वितीय शर्त आपको ये कहा जा रहा है कि टोटल टाइम 13 घंटे है, 40 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल जाता है और 55 किलोमीटर धारा के 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया था, तो यहाँ से लिख सकते हो, या आपको जो ज़्यादा समय हो तो आप पूरी तरीके से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से लिख दोगे। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, धारा जो है 40 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 40 बटे प्रतिकूल में दोनों को घटा दीजिए और प्लस, और यहाँ पे 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, तो 55 बटे x प्लस वाई, और जो बराबर का है वो कितने घंटे दिया है, 13 घंटे। ठीक है, तो ये तुम समझ गए होगे। यहाँ से 44 बटे x प्लस वाई प्लस 30 बटे x माइनस वाई बराबर 10 घंटे थे, और यहाँ से जो है 13 घंटे में 13 घंटे बराबर हो जाएगा। उम्मीद है अब दोनों समीकरण आप बना लोगे। अब यही जो समीकरण है, जैसा कि हमने अभी पीछे जस्ट बताया था, ये भैया बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ये सवाल, इनको भैया 2-4 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा चेंज करके हैं। मान लेते हैं नीचे कभी भी x माइनस वाई हो तो मान के करते हैं। माना x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं कैपिटल X, ठीक है। और जो है प्लस में मानिए x प्लस वाई बराबर कैपिटल X और 1/x माइनस का y बराबर कैपिटल Y। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो 1/x प्लस वाई की जगह पे आपको x रख देना है। तो 44 कैपिटल X प्लस का 30 कैपिटल Y बराबर क्या आया 10। यहाँ पे 55 कैपिटल X प्लस का 40 कैपिटल Y बराबर क्या आया 13। तो ये दोनों नॉर्मल हो गए हैं। अब इनको विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि से करो, तो सबसे सिंपल इस टाइप के सवालों को करने में जो लगते हैं आपको, वो है आप विलोपन को प्रेफर करिएगा, ठीक है। विलोपन को ही प्रेफर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे 44 दिया है, यहाँ पे 55 दिया है, तो इन पे तो हम बना नहीं सकेंगे। यहाँ पे हम 40 से गुणा करा दें अगर, तो 40 दिया 120 हो जाएगा। और इसमें जो है हम किससे गुणा करा देंगे 30 से, तो ये भी 120 हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, समीकरण नंबर 1 में जो है, समीकरण 1 में जो है आप किससे गुणा करा रहे हो, तो समीकरण 1 में आपको सिंपल है 40 से नहीं 4 से कराइए, 4 3 12, ठीक है। 4 से कराइए, 4 से नहीं बहुत ज़्यादा, 4 से व समीकरण नंबर 2 में किससे 3 का गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करने पर ये चीज़ आपको लिखना होगा। इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड बना लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में आपको 4 का गुणा कराना है, तो 4 चौको 16 की 6 ऐसे लगा, 4 चौको 16 1 17 176 x प्लस का 120 y बराबर 4 धाम 40। फिर यहाँ 3 से कराइएगा, तो 3 पचे 15 गिरी 5 ऐसे लगा 1 और 3 पचे 15 और 15 1 16 और यहाँ पे कैपिटल X प्लस का यहाँ पर 3 से ही कराना है, तो 120 वाई, ये चीज़ ध्यान से कराइएगा। और 13 3 का हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। जनरली लड़के यहाँ पे करा देते हैं और इस साइड नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो मक्कारों सुधर जाओ, अब पेपर आपको देने जाना है। तो 4 से इसमें करा दिया, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियो रोक के, ठीक है भैया, सही लगाएं। तो यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे जो है घटाने पर लिखोगे, क्यों, क्योंकि कट रहे हैं। और इस टाइप का सवाल आपको बनेगा पेपर में, इतना ध्यान रख लेना। 2 समीकरण दिए होंगे, करके जाइएगा, घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक देखिए, घटाइए 6 में 5 गए तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 11 कैपिटल X बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो X बराबर क्या आया 1/11। यहाँ पे जो है कैपिटल X का जो मान है उसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप जनरली काफ़ी लोग P और Q मान के चलते हैं, जैसा M और N भी माना जाता है। आप की सुविधा के अनुसार है, आप कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे x की जगह पे रखिएगा 1/11 प्लस का 30y बराबर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 30y बराबर क्या आ जाएगा, 30y बराबर 10 माइनस का, यहाँ पे देखिएगा 11 चौको 44, तो 4 आप यहाँ पे 4 बचेगा, 4 को इधर ले आइए तो 4 बच जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/30 अर्थात 6×5 30, यानी y बराबर आ जाएगा 1/5। तो कैपिटल Y आया है 1/5 और x का मान आया 1/11। अब जो है माने थे ना, इस जगह आपको 1/11 रख देना है, इस जगह पर 1/5 रख देना है, हल कर लेना है। फिर से एक बार विलोपन विधि का प्रयोग होगा, तो समझिएगा इस सवाल को। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, 1/x प्लस वाई बराबर 1/11 रखना है, रख दीजिए 1/x प्लस वाई बराबर 1/11, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर भी लिखो या तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्यों व्युत्क्रम व्युत्क्रम, इसमें इसका गुणा कराओ,
एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 11। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। और 1/x माइनस वाई बराबर क्या लिखा था, तो 1/5 लिखा था। तो इसमें भी करा लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 4 डाल दीजिए। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर 11 आपके पास है, x माइनस वाई बराबर आपको 5 दिया हुआ है। यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ध्यान समझिएगा। तो वाई से वाई कैंसिल, 2x बराबर 11, 5 16, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर कितना आया, 8। x बराबर क्या आ गया, 8। और जो x का मान है, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखो चाहे जिसमें रखो, 3 में रखने पर, तो यहाँ से 8 प्लस का y बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस का 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो चीज़ हम माने थे वो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। देखिए हमने माना क्या क्या था, आप गौर से समझिएगा। यहाँ से कहाँ पे हमने लिख दिया है, देख सकते हो, जो धारा की चाल हो जाएगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यक्स का मान क्या है, तो यक्स का मान 8 किलोमीटर, यानी स्थिर जल में चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख लेना, अतः स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या होती है कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा आपको समझा देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है एक चर वालों को हम इस वीडियो में समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सेव नहीं हो पाती है, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक हम आपका त्रिभुज लेंगे, ठीक है। वो त्रिभुज जो है उसको हम आपको समझाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।